हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने पार्ट 8 के अंदर 2 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के फोर्थ शिफ्ट के अंदर पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आज के इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2022 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको दिया गया है, एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 किलो के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि विक्रेता यहाँ पर 1 किलो के बजाय 1300 ग्राम यानी कि किलो के अंदर हम देखें तो 1.3 kg दिखाता है। तो यहाँ पर 1 किलो के बजाय वह 1.3 kg दिखाता है। तो यहाँ पर वह वजन में कितना प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर देखिए 1 किलो यानी कि 0.3 का प्रॉफिट इसे यहाँ पर हो रहा है। और चलिए इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1.3 kg यहाँ पर तोल रहा है। ठीक है, और मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ था। उस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरह से इसको करेंगे तो ये आसान होगा। 100 रुपीज़ था और इस पर यहाँ पर यह कह रहा है कि वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है, यानी कि इसमें 15% की वृद्धि करें तो यहाँ पर मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे एक को तो हमारे पास कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। और यहाँ पर इनको 1.3 को 115 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 115 को 1.3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 13 पंजे 65 और हासिल आएगी 6 और 13 6 19 और फिर हासिल आएगी 1 और 13 1 14, यानी कि एक स्थान पर दशमलव भी लगाएंगे तो ये 149.5 में बेच रहा है। 100 रुपये की वस्तु को 149.5 में बेच रहा है, यानी कि 49.5 का इसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 49.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर, यानी कि क्रय मूल्य उसका 100 था और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 49.5% उसका प्रॉफिट शुद्ध प्रतिशत लाभ जो है आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर cos क्यू प्लस साइन क्यू बराबर दे रखा है 31/25। तो cos स्क्वायर क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए 31/25 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 24/25। ठीक है, और प्लस के अंदर इसको लिख सकता हूँ 7/25। यहाँ पर फिर से अगर देखिए यहाँ पर 25 एलसीएम लेंगे ऊपर 31/25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है ऐसे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 7 का 24 का और 25 का। ठीक है, ये ट्रिपलेट बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पता है ये 24/25 जो है अगर कोस क्यू की वैल्यू है तो 7/25 जो है वो साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी। वो क्या होगी, साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर क्यू कैलकुलेट करना था आपको। तो कोस क्यू की वैल्यू आपके पास 24/25 थे, 24/25 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि ये 576 डिवाइडेड बाय 625 आएगी। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, 576/625 होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको 66 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और उस त्रिज्य खंड के कोण का माप 60 डिग्री है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है θ/360 डिग्री और इंटू में πr² होता है। ये बराबर दे रखा आपको 66 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। यहाँ पर वैल्यू पुट करा दीजिए, थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 और डिवाइड करेंगे 360 से और इंटू में 22/7 आएगा और इंटू में r²। यहाँ पर r आपको कैलकुलेट करना है, ये 66 होगा, ये 60 से कटेगा 6 बार और ये 22 से कटेगा यहाँ पर 3 बार। r² की वैल्यू यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 36 का 18 यानी कि 7 गुणे 18 होगा। अब यहाँ पर 18 को मैं 2 गुणे 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 गुणे 9। तो r का स्क्वायर यहाँ पर देखिए बराबर वालों का वर्गमूल करेंगे तो ये 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 7 दूनी का 14 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो
3√14 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वह निकटतम संख्या जो जो 87,501 से बड़ी है और 765 से पूर्णतः विभाज्य है, वह ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर इससे 765 से विभाज्य वो संख्या होनी चाहिए। तो 765 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि इसके गुणनखंड से भी वो संख्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पर ये कट रही है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 5 75 और 15 एकम 15, ठीक है। और गुणा इसके अंदर आएगा 15। अब देखिए 15 को भी हम यहाँ पर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। तो यहाँ पर वह संख्या जो है या तो 3 से डिवाइड होगी या 5 से, सॉरी यहाँ पर ये तीनों से डिवाइड होगी, यानी कि 51 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी। वह संख्या अगर 3 से डिवाइड होगी, इन 3 संख्या से डिवाइड हो जाएगी, तो वो 765 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। तो 5 से विभाज्य कोई संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होता है या 5 होता है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना 5 है, तो ये वाला ऑप्शन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो 3 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, जिस संख्या के अंदर अंकों का योग 3 से विभाज्य वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चेक करें तो ये 9 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर कंप्लीट योग निकालने की जरूरी नहीं है, जहाँ पर योग आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा कैंसिल कर दीजिए। 7 5 12 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 8 8 16 ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन से हट जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 5 और ये 7 5 12 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 8 7 15 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 7 कैंसिल नहीं होगा 3 से, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन से कैंसिल। अब यहाँ पर बचा आपका ऑप्शन ये, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर cos a बटे 1 प्लस tan a माइनस के अंदर sin a बटे 1 प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड यहाँ पर ये है जो कि आप खुद करा कर देखेंगे। यहाँ पर देखिए tan a बराबर sin a बटे cos a रख दीजिए और यहाँ पर cot a की वैल्यू रख दीजिए cos a बटे sin a। फिर आप इसको सोल्व करिएगा, आपके पास ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो ये ऊपर आएगा। cos 45 डिग्री का होता है 1/√2, वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ पर tan 45 की 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगी, और माइनस 1/√2 होगा, और बटे के अंदर 1 + 1 यानी कि ये भी 2 होगा, और ये इससे कट जाएगा यानी कि 0। अब जिस ऑप्शन के अंदर आपका 0 आंसर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री रखिए, और जिस ऑप्शन के अंदर 45 डिग्री रखने पर 0 आंसर आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 आएगा, जो कि 0 कभी नहीं होगा। और यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं होती, और यहाँ पर रखेंगे तो 1/√2 और माइनस के अंदर 1/√2 आएगी, तो यानी कि 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, ये 0 बना रहा है आपका, तो यह आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है बराबर 0 के ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि 1/√2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर रुचि और दूसरी है यहाँ पर खुशी और तीसरा है यहाँ पर तेजू। अब यहाँ पर ये रुचि जो है 30 दिन में काम पूरा कर सकती है, और ये 40 दिन में खुशी, और तेजू जो है वो 60 दिन में पूरा कर सकता है काम। तो यहाँ पर इन तीनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकी क्षमता अगर कैलकुलेट करें, इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो 30 का 120 के अंदर भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इनके क्षमताओं का अनुपात आ चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर बोला ये गया कि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 दिन तो रुचि क्या करेगी, एक अकेली काम करेगी, यानी कि पहले दिन रुचि काम करेगी, दूसरे दिन भी रुचि काम करेगी,
और फिर तीसरे दिन ये खुशी और तेजू भी इसकी सहायता करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर ये काम करेंगे। तो ये रुचि और फिर यहाँ पर ये खुशी और फिर ये तेजू, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। अब इसी तरह से ये 3-3 दिन का काम यहाँ पर चलता जाएगा। फिर 2 दिन रुचि करेगी और फिर तीसरे दिन इसकी सहायता करने के लिए ये आ जाएंगे, ठीक है। रुचि प्लस खुशी प्लस तेजू, ये अब ये इस तरह से ये क्रम चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने दिन हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 3 दिन हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आर की क्षमता कितनी थी, 4 थी, और इसकी भी यहाँ पर 4 थी, और ये 4, और यहाँ पर खुशी की 3 थी, और इसकी 2 थी। अब यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करें तो ये 4 4 8 4 12, और 12 और 5 आपके पास 17, यानी कि टोटल 3 दिन के अंदर 17 यूनिट काम हो रहा है। यहाँ पर 3 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, 3 दिन के अंदर टोटल 17 यूनिट का काम हो रहा है। आपको करना कितना है, 120 यूनिट काम करना है। तो यहाँ पर 17 का गुणन ले लीजिए जो कि 120 के निकट जाता हो। तो अगर 8 लें तो 17 को गुणा 8 कराएं तो यहाँ पर ज़्यादा जाएगा, लेकिन 7 से गुणा कराएंगे तो 17 सत्ते 119, लगभग में 119 120 के पास चला गया, ठीक है। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 7 त्रिका 21, यानी कि 21 दिन के अंदर ये काम हो रहा है 119 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा, यहाँ पर देखिए शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 120 में से आप माइनस करेंगे 119, 120 में से 119 माइनस कर दीजिए, आपके पास 1 यूनिट का काम बचा। अब ये 1 यूनिट का काम ये कौन करेगा, ये 1 यूनिट का काम करेगी, यहाँ पर रुचि काम करेगी ये 1 यूनिट का काम, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये 3-3 करके खत्म हो गए। फिर अगले दिन फिर से यहाँ पर रुचि आएगी 2 दिन के लिए, तो पहले दिन ये रुचि आएगी। अब रुचि के लिए 1 यूनिट का काम बचा है, और यहाँ पर रुचि की क्षमता है आपके पास 4, तो ये 1 यूनिट का काम ये 4 इसकी क्षमता है, तो यहाँ पर ये 1/4 दिन इसको समय लग जाएगा। अब टोटल डेज की अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि टोटल दिन कितने लगे इनको, तो टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर देखिए ये 21 दिन यहाँ पर लग चुके थे 119 यूनिट, और ये 1 यूनिट का काम करने में इसको 1/4 दिन का समय लगा था। तो इनको प्लस कर लीजिए, आपके पास 85 डिवाइडेड बाय 4 दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो ये 4 गुणे 22/7 हो जाएगा। और ये व्यास दे रखा है 3.5, तो गुणा करेंगे 3.5 और डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में 3.5 और डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 2 4 होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 से ये कैंसिल होगा, क्या 11 आएगा। 11 को मल्टीप्लाई करा लीजिए 3.5 से, ये आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर A/B बराबर दे रखा है आपको C/D, यानी कि अगर ये दे रखा है आपको A/B बराबर दे रखा है C/D, तो आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का अनुपात A/C बराबर हो जाएगा इनके योग और इनके योग के बराबर, योग के अनुपात के बराबर, ठीक है। A+B और डिवाइड करेंगे तो A प्लस B और C+D, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/5 लिख दिया, ठीक है, 3/5 और बराबर लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं तो ये 6/10 हो गया, ठीक है, 6/10 हो गए। अब अनुपात में तो ये सेम ही है। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें 3/6 और बराबर हम चेक करें, इसको एक अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है 3/6 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पर 3 + 5, 3 + 5 और बटे के अंदर आएगा ये 10 + 6, ये इधर वाला, ठीक है, 10 + 6 तो बराबर बना रहा है क्या 8/16, तो ये कट जाएगा, 1/2 आएगा, इधर भी 1/2, यानी कि 1/2 बराबर आ रहा है 1/2 के, तो ये वाला आपका
प्रूफ हो जाए। इसके बाद यहाँ पर राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। मान लीजिए राम के पास कितना धन था, एक्स धन था, एक्स रुपए धन था, ठीक है, उसका 12.5% खो गया। अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/8, तो यानी कि 8 में से 1 खो गया, तो कितना बचा, 7/8। और फिर यहाँ पर इसका देखिए शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 शेष बचते हैं, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। अब यहाँ पर 4 में से 3 इसने खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 1/4, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 630। यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए, ये 9 बार कटेगा 90, ठीक है, और यहाँ पर ये 8 चौके 32, 32 को मल्टीप्लाई कराएंगे 90 से, ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई कराएंगे 90 से, तो यहाँ पर ये आपके पास 2880 राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है, तो दोनों राशियों से प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 223 रुपये है। तो आपको यहाँ पर 4% पर कितना निवेश किया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5000 रुपये की कुल राशि थी, इसका 4% कितना हो जाएगा, इसका 4% हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5% कैलकुलेट करें तो ये 2 0 कैंसिल, 250 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 223 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पर, एलिगेशन अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये 23, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, ये 23 बच गया, और यहाँ पर ये बचेगा 27, यानी कि 27 अनुपात आपके पास आ गया 23। यहाँ पर देखें इनका टोटल अगर करेंगे तो ये 50 आएगा, और 50 की यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई आपको, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5000, यानी कि टोटल अमाउंट आपके पास 50 यूनिट है, 50 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5000 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि कितना गुणा दे रखी है, तो 100 गुणा दे रखी है। तो यहाँ पर 4% पर कितना इन्वेस्ट किया गया था ये आपसे पूछा गया, तो इसका 100 गुणा कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2700 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। तो राज्य सी में लोगों की संख्या और राज्य ई में लोगों की संख्या से अनुपात कैलकुलेट करना, तो सी का ई के साथ अनुपात कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर 8 से इनको डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा कितनी बार, ये ऊपर जाएगा 8 एकम 8, और फिर यहाँ पर 8 त्रिका 24 और 1 मिनट, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 एकम 8 और 8 छके 8 अट्ठे 64 होगा, ठीक है, 6 शेषफल बचेगा 8 अट्ठे 64, और यहाँ पर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 पंजे 40, यानी कि 18/35 आपके पास राइट जवाब हो जाए। इसके बाद x - 1/x बराबर 13 दे रखा है, तो यहाँ पर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर x - 1/x बराबर 13 दे रखा है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, और प्लस के अंदर 1/x स्क्वायर आएगा, और माइनस के अंदर 2 आएगा, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये -2 इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 171। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आएगा ये x की पावर 4 आएगा, और प्लस के अंदर 1/x की पावर 4 आएगा, और इस बार यहाँ पर +2 आएगा, और ये बराबर 171 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 17 × 1 17 दूनी 34 का 4 और हासिल 3, और यहाँ पर 289 और 292 हो जाएगा। ये आपके पास 171 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर x की पावर 4 का, यहाँ पर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आएगा, और ये 2 इधर ले जाकर घटाएंगे तो इसमें से ये 29,239 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है कि महत्तम समापवर्तक के HCF यानी कि HCF इनका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 12, 14 और 16 का आप क्या करेंगे, HCF कैलकुलेट करेंगे। भाई बिनों का अगर आप HCF कैलकुलेट करते हो तो ऊपर वालों का HCF कैलकुलेट करेंगे, और नीचे वालों का क्या करेंगे, LCM कैलकुलेट करेंगे। 15, 5 और 17 का क्या करेंगे, LCM कैलकुलेट करेंगे।
अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होता तो ऊपर वालों का क्या करते, एलसीएम कैलकुलेट करते और नीचे वालों का एचसीएफ कैलकुलेट करते। तो यहाँ पर ऊपर वालों का अगर एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका हमें 2 दिखाई पड़ रहा है ऊपर वालों का, ठीक है। और बट्टे के अंदर यहाँ पर 5 और 15 का तो हो जाएगा एलसीएम 15, और फिर यहाँ पर 15 और 17 की बात करें तो इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि को प्राइम नंबर है और इनका एलसीएम आपस में इनका गुणा करा कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 255 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 2/255 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। सेक्शन सी के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तो सेक्शन सी देखिए, यहाँ पर ये सेक्शन सी दिखाया गया, और विज्ञान में उत्तीर्ण और गणित में अनुत्तीर्ण इस वाले सेक्शन में आपको दिया गया है, यानी कि 8 कैंडिडेट्स थे। तो 8 कैंडिडेट्स थे, टोटल कितने थे यहाँ पर सी के कितने प्रतिशत, यानी कि सी यहाँ पर प्रतिशत में कैलकुलेट करना है तो टोटल कितने थे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 18 आपके पास हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा 28, 8 36 36 और ये 92 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करा दीजिए 100 से, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी का 8 और फिर ये 4 से कटेगा, 4 दूनी का 8, 4 3 का 12, ठीक है। 2/23 यानी कि 200/23 आएगा। 200/23, 23 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये यहाँ पर 8 बार चला जाएगा, ठीक है। 8 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट करके ये आंसर आ रहा है, तो इतना करते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8.70 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए x की पावर 4 प्लस के अंदर x² प्लस के अंदर 25 के गुणनखंड इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पर आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो x बराबर 1 मान लीजिए, ठीक है। x बराबर अगर 1 मानेंगे तो ये आपके पास देगा कितना, 1 + 1 यानी कि 2, 27 आएगा। 27 इस ऑप्शन में से x बराबर 1 जहाँ पर भी रखने पर 27 आपका राइट आंसर आ रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड मेथड यहाँ पर देखिए, x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूँ x² का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर ये 25 है, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब ऐड करूँगा मैं कितना, x², यहाँ पर 2x², 10x² ऐड करूँगा, ठीक है। ये देखिए मेरे को कैसे पता लगा, यहाँ पर देखिए मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है x² + 5 का, ठीक है। ये 10x² मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर 10x² हमें घटाना भी होगा, और यहाँ पर एक x² ये बचा था, ये यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, x²। अब हमारे पास ये यहाँ पर इतना क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा किसका, x² + 5 का। तो x² + 5 का होल स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस के अंदर बचेगा 9x²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर x² + 5 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -3x का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर x² + 5 और माइनस के अंदर 3x आएगा, और अगले ब्रैकेट के अंदर आएगा x² प्लस के अंदर 5 और प्लस का 3x आएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर आपके पास x² + 5 माइनस के 3x जहाँ पर भी है, ये ब्रैकेट देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पर प्लस कर लीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, एक ब्रैकेट में प्लस आएगा और एक ब्रैकेट में माइनस आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो पहले ब्रैकेट के अंदर ये x² + 3x + 5 यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, और x² माइनस का 3x और प्लस के 5, x² माइनस का 3x + 5 इस ब्रैकेट में बन रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% की छूट, 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर आपको दे रखा है 25 रुपए था। तो बिल राशि आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्रमिक छूट दे रखी है आपको 15% और 10% की, ठीक है। तो यहाँ पर एकल छूट अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 प्लस का 10 और प्लस के अंदर माइनस के अंदर आएगा, ये माइनस के अंदर 15 गुणे 10 और डिवाइड करेंगे इसको 100 से। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास कितना आएगा, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1.5 आएगा, और 1.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 23.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहली छूट आपको दे रखी थी कितनी,
25% की, तो 25% में से माइनस करेंगे ये 23.5%, 23.5% इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अंतर इनका कितना आएगा, 1.5% आएगा, 1.5% आएगा इनका अंतर कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 1.5% की वैल्यू क्या दे रखी है आपके क्वेश्चन में, ये 25 रुपये दे रखी है, यानी कि इनका अंतर आपको 25 रुपये दे रखा था, परसेंटेज में हमारे पास 1.5% है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बराबर 250 हो जाएगा, यानी कि 15% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी, 250 आ जाएगी। और यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये 5% आ जाएगा, और ये अब यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 250 को 3 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 100 इनको यहाँ पर 100% बनाने के लिए इसको 20 से गुणा करना होगा, यानी कि 20 से गुणा करेंगे तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 500 आएगा, ये 20 50 और ये 5000 आएगा, ठीक है, 5000 आ जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको 3 से तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3, और फिर यहाँ पर 3 एकम 3 और बचेगा 20 और 6 का 18, यानी कि 16 करके आपका जो आंसर आ रहा है वो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास 166.67 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि एक गोले का आयतन यहाँ पर ये दे रखा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थान तक सही हो। पाई बराबर आपको 3.14 ही लेना है। इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। यहाँ पर यदि एक गोले का आयतन, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको दे रखा है 24,416.64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थान तक क्या हो, सही हो, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आर क्यूब दे रखा है, यहाँ पर इनटू में आर कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, यानी कि इतने को रख लीजिए और बाकी को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पर ये बराबर दे रखा आपको क्या, 24,416.64, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, इसका हमारे पास कोई उपचार नहीं है। यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 4/3 इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर 4/3 ये क्या आएगा, 4/3 इंटू में आएगा पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर क्यूब। देखिए आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो आर क्यूब ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। और ये आएगा आपके पास 24,416 और इंटू में पॉइंट आएगा आपके पास 64। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये 3.4 नहीं लेना, ये 3.14 लेना था, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। पाई बराबर 3.14 लेना था, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया था, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको 4 से अगर डिवाइड करें तो ये कितनी बार कटेगा, 6 चौके 24 और फिर यहाँ पर 4 एकम 4 और फिर यहाँ पर 0 आएगा और फिर यहाँ पर 4 चौके 16 और फिर यहाँ पर 4 एकम 4 और फिर 6 चौके 24, यानी कि ये आएगा। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए 314 से इसको काटिए, 314 से ये कटेगा। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर भाग कर लीजिए अलग से इसको अगर हम भाग करें तो ये आपके पास आएगा, देखिए हमारे पास है 61041 इसको डिवाइड करना है हमें, 314 से। 314 का भाग जाएगा इसमें एक बार और ये आपके पास बचेगा ऊपर 86 और 296 बचेगा, ठीक है। 296 उतारेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए भाग इसके अंदर जाएगा 9 बार, लगभग 9 के आसपास, ठीक है। तो यानी कि 9 चौके 36 और फिर 3 9 3 12 और फिर हासिल 1 9 3 का 27 1 28 और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 गए, यहाँ पर 8 बचेगा
और यहाँ पर बचेगा आपके पास 5 में से 2 जाएंगे, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 8 जाएगा, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, उतारेंगे 1, और यहाँ पर अब यहाँ पर भाग जाएगा 4 बार, 4 3 का 12 यानी कि 1200 के लगभग, तो ये 4 चौके 16, और फिर यहाँ पर 4 और 1 5 आएगा, और फिर यहाँ पर 4 त्रिका 12 आएगा, 1256 आएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर ये 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर ये 1 बचेगा। उतारेंगे 6 यानी कि 1256, यानी कि फिर से यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो ये 1944 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये कट कर कितना आ रहा है, 1944 आ रहा है। ठीक है, इधर कट के तो मैं हटा देता हूँ। ये आपके पास 1944 आ चुका है, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 3 भी इधर आकर मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको 1944 से, तो ये 4 त्रिका 12 हासिल 1 आएगी, 4 त्रिका 12 1 13 का 3, और फिर हासिल 1 9 चौके 36 1 37 हासिल फिर यहाँ पर 1 मिनट कुछ गड़बड़, 9 4 त्रिका 12, और फिर हासिल यहाँ पर 1 4 त्रिका 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, और 9 त्रिका 27 1 28 आएगा, और फिर यहाँ पर हासिल बचेगी 2, तो यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि 5832 आएगा, और 5832 जो आर का 18 का क्यूब होता है, यानी कि आर बराबर आपके पास आ जाएगा 18, आर बराबर 18 इस क्वेश्चन के अंदर रख दीजिए। यहाँ पर आर बराबर 18 रखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 6 त्रिका 18, और 6 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, और फिर यहाँ पर 0 आएगा, और 4 1 उतारेंगे, यहाँ पर 9 चौके 36, 6 छंग 36, ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, 6 छंग 36, और फिर यहाँ पर बचेगा कितना, 5 बचेगा, उतारेंगे 6 6 9 54, और फिर यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, और 6 चौके 24, फिर यहाँ पर 6 चौके 24, 2 स्थान पर दशमलव था तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 चौके 24, तो यानी कि ये आपके पास सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको कैलकुलेट करना था, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज है एबीसी, अब यहाँ पर बीएसी ये कोण जो है इसको कोई समद्विभाजक कोण समद्विभाजक है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजक का कोण, इसको बीसी को किस बिंदु पर डी पर काट रहा है। यदि ए बी बराबर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आपके पास समद्विभाजकता प्रमेय यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर ये कहती है कि बी डी का अनुपात बी डी और डी सी का अनुपात जो है ये बराबर होगा आपके पास ए बी का अनुपात और यहाँ पर ए सी का अनुपात। अब ए बी यहाँ पर दे रखा है 10 और ये दे रखा है 14, काटेंगे तो आपके पास ये 5 आएगा, ये 7, यानी कि बी डी आपके पास आ चुका है 5 और ये आ चुका है आपके पास 7। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया बी डी और बी सी का अनुपात, तो बी डी अनुपात बी सी आपके पास कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी डी आपके पास है 5 और अनुपात बी सी आपके पास टोटल हो जाएगा 7 5 12, तो 5:12 आपका आंसर होना चाहिए था। ये क्वेश्चन के अंदर गलत दे रखा है तो यहाँ पर 12 कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यदि यहाँ पर दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प को चयन कीजिए। एक वृत्त के व्यास के सिरों, यहाँ पर दे रखा है कि व्यास के सिरों पर तो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। अब ये बताना आपको स्पर्श रेखाएं किस प्रकार की होंगी। यहाँ पर एक वृत्त है, मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, इसका ये कोई व्यास है। ठीक है, ये व्यास है, ये इसका केंद्र है ओ। अब इस व्यास के सिरों पर यहाँ पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यहाँ पर भी एक कोई स्पर्श रेखा खींची गई है। यह स्पर्श रेखा मान लीजिए पी क्यू है और ये मान लीजिए एक्स वाई है। आपको ये बताना है कि पी क्यू समांतर है क्या। यहाँ पर देखिए ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या आएगा, ये 90 डिग्री का कोण आएगा क्योंकि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहाँ पर किसी रेखा के सिरों पर अगर दो रेखाएं समान कोण बनाती हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी।
तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा आपके पास एक्स वाई के। यही आपको बताना था। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 4a प्लस के अंदर 5a प्लस 5 बराबर 14 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास 4a और प्लस के अंदर 5 अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर ये 16a स्क्वायर आएगा और प्लस के अंदर ये आपके पास आएगा 25/a स्क्वायर और 5 ये a से कट जाएगा, 5 चौके 20 आएगा, 20 दूनी 40 आएगा, प्लस के अंदर ये 40। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, और ये 9 का 81 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 16a स्क्वायर प्लस के अंदर 25/a स्क्वायर, ये आपके पास 40 इधर ले जाकर घटाएंगे तो ये 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर की चाल से चलते हुए पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी आपको बतानी। यहाँ पर ए बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक है, और यहाँ पर बी बिंदु मान लीजिए ये बिंदु बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी आप मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है, ये डिस्टेंस इनकी डी मान लीजिए। अब पहली कार यहाँ पर से गुजरी है, ठीक है, इस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये क्वेश्चन के अंदर दिया। और फिर यहाँ पर देखिए 1.5 घंटे बाद आफ्टर 1.5 घंटे बाद, ठीक है, यानी कि 1/2 घंटे बाद आप देखेंगे यहाँ पर से एक कार और चलना शुरू होगी और इसके चाल आपको दे रखे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह कितने पहले पहुँच जाती है, यहाँ पर 2.5 घंटे पहले पहुँच जाती है। तो यानी कि ये बिफोर आ जाएगा आपके पास 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 घंटे पहले पहुँच जाती है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये T1 समय माना, इस कार को पहुंचने में T1 समय लगा और इस कार को पहुंचने में टोटल T2 समय लगा। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरी कार जो है यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी, ये 1.5 घंटे पहले 1.5 घंटे बाद चली थी, और यहाँ पर पहले कितने पहुंची, 2.5 घंटे पहले पहुंच गई, यानी कि टोटल देखें तो 4 घंटे का अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 4 घंटे कम ले रही है, यानी कि पहले कार चली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इससे 4 घंटे कम ले रही है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4 घंटे होगा। और T2 में से यहाँ पर T1 में से माइनस करेंगे T2, तो ये आपके पास क्या आएगा, 4 घंटे आएगा। अब यहाँ पर देखिए समय कैलकुलेट करना है, तो समय कुल दूरी D है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो D/20 होगा। ये आपके पास माइनस आएगा D/30। यहाँ पर चाल बराबर, यहाँ पर देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये बराबर चाल, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये A और B के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी, ये आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर ये आपके पास 60 एलसीएम आएगा इनका, और ऊपर आएगा 3D माइनस का 2D, यानी कि D बराबर आपके पास यहाँ पर 240 किलोमीटर। यही आपका राइट जवाब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई ट्रक की संख्या को दर्शाती है। L द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या J द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या का कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर 40 80 का यहाँ पर 1 मिनट, ये 40 और ये 80 है, ठीक है, यानी कि 80 जो है L द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या, J द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये 80 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100 आएगा, और इसको ये 2 बार कट जाएगा, ये 200% आपके पास राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक दे रखा है 62 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रम से 60 और 65 हैं। तो यानी कि यहाँ पर दे रखा है 60 और ये दे रखा है आपके पास बॉयज़ का औसत अंक, और गर्ल्स का औसत अंक दे रखा है आपको 65, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है टोटल जो औसत दे रखा है वो 62 दे रखा है। एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ी में छोटी संख्या को घटा दीजिए, 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, 3:2 होगा, यानी कि टोटल यहाँ पर देखें तो 5 होगा।
5 हो गए लड़के और लड़कियों की संख्या, टोटल संख्या हमारे पास 5 हो गई। 5 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 60, यानी कि 60 दे रखा है कुल छात्रों की संख्या। कितना गुणा है? 12 गुणा है। आपसे पूछी गई है बॉयज़ की संख्या यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो इसका 12 गुणा कितना हो जाएगा? 12 3 36, ये 36 लड़कों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर चार्ट विभिन्न स्टोर S1 S2 S3 S4 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये स्टोर दे रखे हैं और M1 M2 M3 मशीन दे रखी है ये, ठीक है, और यहाँ पर को दर्शाता है। तो किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीनें हैं? तो यहाँ पर औसत कैलकुलेट करें M2 मशीनों का। तो यहाँ पर देखिए ये 14 हो गया और ये 14 8 हो गया आपका 22 22 8, ये हो जाएगा 30 30 12 हो जाएगा 42, यानी कि टोटल 42 हैं। और कितने यहाँ पर स्टोर हैं? ये 4 स्टोर हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये औसत कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 10.5 10.5। अब यहाँ पर 10.5 से आपको यहाँ पर जो भी दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक तो यहाँ पर 14 दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा और एक यहाँ पर 12 दिखाई पड़ रहा है जो कि 10.5 से ज़्यादा है। तो ये दोनों आप S1 और S4 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना ये है कि 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस के अंदर ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए अगर आप एलसीएम लें तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये प्लस आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 बटे के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा, और 2 सेक स्क्वायर थीटा ये आपका राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।